गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑफलाइन क्यों नहीं कराते हैं तो वो जी तोगे जी। ऑफलाइन था हमारा। ऑफलाइन हमने पढ़ाया है काफ़ी 1 साल से ऊपर। तो अरुणाचल में हम पढ़ा के आ चुके हैं ऑलरेडी ऑफलाइन में। बट उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि ऑफलाइन में मान के चलिए पेंडेमिक की सिचुएशन थी, आपको भी पता है कुछ साल पहले। तो कई हमारे स्टूडेंट थे जो बेचारे अपना रेंट वगैरह पे करके रुके हुए थे पीजी में। बट ड्यू टू सम पेंडेमिक की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे क्लासेस अटेंड, है ना। तो उनका रेंट बेकार जा रहा था, तो ऐसे लॉसेस हो रहे थे और इलीगल तरीके से हम क्लास करा नहीं सकते थे। तो ये सारी रीजंस की वजह से फिर हमने सोचा थोड़ा सा ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं। तब से फिर हमने एक ऑनलाइन में अपना एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया। ठीक है। इसमें करंट की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। अब ऑनलाइन में देखो, जो सिस्टम हमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि आपको देखो, जो ऑफ टाइमिंग्स होती हैं उसमें आप क्लासेस इजीली कर पाते हो ऑनलाइन में, और वो बहुत फिजिबल रहती हैं वर्किंग पॉपुलेशन के लिए। अरुणाचल में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स किसी ना किसी जगह सर्विस सेक्टर में थे, किसी ना किसी जॉब में वो काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके लिए जो आपके टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है, कि आपके दोपहर में या शाम को अर्ली इवनिंग, तो वो उनके लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो बेटर ये रहता है कि आफ्टर इवनिंग क्लासेस हो जाए। जैसे आप ये फॉर एग्जांपल ले लो 9 PM क्लास। अब आप इमेजिन करो कि 9 PM की क्लास अरुणाचल में कैसे हो सकती है। 8 बजे तो वहां ताले लग जाते हैं दुकानों में। ठीक है। तो 9 PM की क्लास ऑफलाइन में इतना फिजिबल नहीं होती है। तो इसी वजह से अब आप क्या है, अब आप 9 बजे आराम से खा पी के सुकून से बैठ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ ऑनलाइन के फायदे भी हैं। लोगी जी पीडीएफ मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करिए, और पीडीएफ से प्रिंट मत निकालिएगा। ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रेजेंटेशन, करंट अफेयर्स का जो ये डिजाइनिंग वगैरह पूरा मेरा है, जितना डिजाइनिंग वाला पार्ट है, फॉन्ट साइज वगैरह ये सब मेरा बनाया हुआ है। इसके बाद मैंने एक फॉर्मेट ये पूरा बना रखा है, तो जो टाइपिस्ट साहब है उनको मैं क्वेश्चंस भेज देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस टाइप करने हैं। उसके बाद इसमें जो कंटेंट जाता है, जैसे ये सारा जो कंटेंट होता है, ये मैं सेट करता हूँ। ठीक है। तो ये सब मेरा, मैं करता हूँ, ये मैं खुद ही करता हूँ बस ये काम। टाइपिस्ट साहब बस क्वेश्चंस मुझे टाइप करके दे देते हैं। ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करें सर, तो पहले कुछ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। जैसे हमारी पुरानी प्रथा है, पहले हम क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं ना। तो चलो, इस क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर बताओ। अभी साइक्लोन आसनी आया था बी ऑफ बंगाल में, तो उसका एक जुड़वा भाई है, हैज ए ट्विन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो उसका नाम पूछ रहा है। देखिए, आप लोग फेसबुक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। फेसबुक ऐप पर आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक ओपन करिए फेसबुक ऐप पे, फिर डेफिनेटली काम करेगा ये। ऑलराइट सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेट अ मिनट। साइक्लोन करीम। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इसका क्या है, साइक्लोन करीम। बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक आध और क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को दो। नहीं, ये तो थोड़ा आगे आ गए। ये वाला बताओ, अभी रिसेंटली दो इंडिजिनियस वॉरशिप इंडियन नेवी के लॉन्च हुए बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, क्या नाम है उनका? हाँ जी सर। व्हाट इज द नेम ऑफ टू इंडिजिनियस वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? क्या नाम है उसका? साइक्लोन करीम तो हो गया है।
हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर इज INS सूरत एंड INS उदयगिरी। ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक अनाउंसमेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। अनाउंसमेंट सर ये है कि अभी हमने एक फ्रेश नया बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, फ्रेश नया बैच स्टार्ट किया है CGL UDC के लिए, UDC जूनियर इंस्पेक्टर, इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपका, GK, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये पूरा इसमें आपको कवर कराया जाएगा। प्राइस है कोर्स का 5000 रुपी। इसमें आपको देखो डाउट सॉल्विंग तो मिलेगी, आपको वीडियो क्लासेस लाइव भी होंगी और उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, प्लस साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, क्विज प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी। प्लस अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट है, GK प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स कंप्लीट कोर्स परचेज करते हो, तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस फैकल्टी तो हम हैं ही। ठीक है, तो 20-25 बार तो मैं आपका ये सिलेबस पढ़ा ही चुका हूँ, जो अभी ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो 8076535685, इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, या इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अभी अपकमिंग UDC एग्जाम के लिए सिर्फ UDC में ही हेल्प नहीं करेगा, APSSB के आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में ये कोर्स आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है सर, चलिए तो बढ़ते हैं सर आज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पहले भी एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, तब न्यूज में आया था, दोबारा से फिर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, द सेंटर हैज अमेंडेड द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 20% फ्रॉम 2030 टू विच ईयर। देखो, जब एक पॉलिसी बनी थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में, तब हमने ये टारगेट किया था कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में 20% तक। ठीक है, तो पहले टारगेट डेडलाइन रखी थी 2030 की, मतलब पेट्रोल में अब 100% पेट्रोल नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 20% उसमें इथेनॉल रहेगा। इथेनॉल क्या है सर, एक बायोफ्यूल है। ठीक है, अभी बायोफ्यूल के बारे में भी हम बात करेंगे, पूरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पहले जो डेडलाइन 2030 थी, अब उसे अमेंड कर दिया गया। तो 2030 से अमेंड करके वो डेडलाइन क्या करी है, एक्सटेंड करी है। तो कब तक एक्सटेंड करी है, प्रीपोन करी है, तो कब तक, किस डेट में प्रीपोन करी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? देखो, कहने के लिए UDC के लिए ल्यूसेंट जी के अगर आप खुद से पढ़ लेते हो तो अनफ है, बिल्कुल बिल्कुल अनफ है, अगर आप खुद से पढ़ लेते हैं तो। बाकी ल्यूसेंट में भी कुछ चीजों में गड़बड़ है। ठीक है, बिल्कुल सर। करेक्ट आंसर क्या है, D, पक्का लॉक लगा दिया जाए। थॉमस जी कैसे हैं आप, शांत शांत लग रहे हैं आज। करेक्ट आंसर इज सर 2025। ठीक है, तो अभी जो ब्लेंडिंग का टारगेट था 2030, अब वो प्रीपोन कर दिया, और जल्दी करना है। कब करना है, 2025 करना है। अब देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो आपका, पहले तो बात कर लो बायोफ्यूल। बायोफ्यूल होता क्या है, बायोफ्यूल होता है एक ऐसा फ्यूल, फ्यूल मतलब एक आपका ऐसा प्रोडक्ट जो एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करे। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल बर्न करोगे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डीजल है, बर्न करोगे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वुड है, इवन वुड भी क्या है, फ्यूल है। इसीलिए हर फ्यूल को हम किससे मेजर करते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। हर एक फ्यूल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिससे हम जज करते हैं कि कितने मास ऑफ फ्यूल बर्न करने पे कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो फ्यूल समथिंग दैट प्रोड्यूस एनर्जी। अब बायोफ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाया गया हो। जैसे आपका इथेनॉल है, तो ये कैसे बनता है, ये आपका जो शुगर केन है, शुगर केन को डीकम्पोज वगैरह करके इससे हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करा, जो पुरानी फूड क्रॉप्स थी उनको यूज करके, उनको डीकम्पोज करके हमने बायोफ्यूल्स जनरेट करना शुरू कर दिए। अब बायोफ्यूल है तो ये आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल जितना आपका पॉल्यूशन करता है उतना पॉल्यूशन तो ये करेंगे नहीं। या सुनो,
जैसे आपका पेट्रोल जितना पॉल्यूशन करता है उतना पॉल्यूशन तो ये करते नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बन रहे हैं। हालांकि पेट्रोल भी एक तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही बना है, क्योंकि कुछ जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ये सब डेड हो गए और इनके डेड होने से ही धीरे धीरे वो क्या बनता गया, पेट्रोलियम बनता गया। तो बायोफ्यूल अगर आप बात करो तो इसमें एमिशंस बहुत कम होते हैं, पॉल्यूशन कम होता है। प्लस दूसरी बात, पेट्रोल अब इंडिया में तो जनरेट हो नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं हमारे पास तेल के कुएं हैं, ये सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर बायोफ्यूल यूज करने लगेंगे जो हमारे खुद प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे इंपोर्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये हमारे इंपोर्ट को कम कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है तो सरकार के खर्चे पे असर कम डालेगा, ठीक है, तो ये हमें फायदा प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना है, तो उसके लिए सरकार ने 2018 में एक पॉलिसी बनाई। तो नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो इन्होंने कुछ फ्यूल्स की कैटेगरीज बनाई थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से। तो और ब्रॉडली इनको क्लासिफाई करते हैं दो तरह में, एक होते बेसिक बायोफ्यूल्स, एक होते एडवांस बायोफ्यूल्स। बेसिक फर्स्ट जनरेशन वाले, एडवांस सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये एक बार पहले भी मैं बात कर चुका हूं, बाकी ये जब दोबारा रिपीट होगा तो इसको फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये अलग से पूरी कैटेगरी है जो मैं समझाई थी एक बार, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपके जैसे बायो इथेनॉल हो गए, बायो डीजल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इससे होगा क्या, इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा, पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है। तो बायोफ्यूल्स में कैटेगरीज याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है बायोफ्यूल्स का, तो उनमें हमने कैटेगरीज बनाई। जैसे सबसे पुराने जो फ्यूल्स होते थे उसमें क्या करते थे, जो भी आपकी खराब क्रॉप है, ठीक है, नॉन जो फूड क्रॉप्स है उसको हम यूज कर रहे थे। तो ये इवोल्यूशन में कभी और कवर अप करूंगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखना, नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स 2018, इन्होंने जो आपका डेडलाइन थी कि इथेनॉल 20% ब्लेंड करेंगे, वो 2030 से कब फिक्स कर दी, 2025। ये क्वेश्चन कई जगह पर बहुत एग्जाम में देखा गया है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ये वही वाला जो मैंने कहा ना 20% ब्लेंडिंग करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इसी प्रोग्राम के तहत करेंगे। उससे होगा क्या, पॉल्यूशन कम होगा। एक है प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट किया जाएगा। एक है गोबर, ये क्या सर, गोबर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, गोबरधन स्कीम, ठीक है। इसमें पर्पस क्या है, जो इसमें क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे जो कैटल डंग है और जो सॉलिड वेस्ट है, तो उससे हम कंपोस्ट बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे, बायो सीएनजी बनाएंगे, ठीक है। तो जो गांव है, गांव में तो आपको कैटल डंग, सॉलिड वेस्ट बहुत इजीली मिल जाएगा, तो उसी को यूज करके आप बायोगैस बनाओ, कंपोस्ट बनाओ, बायो सीएनजी बनाओ, तो आप गांव को भी इंडिपेंडेंट कर रहे हो। एक स्कीम चली थी रूको, रूको बोले तो सर रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल, रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल। जैसे होता है क्या, आपने देखा होगा ऑयल्स, जैसे अगर आप जाओगे कई बार 5 स्टार होटल्स में, जो लोग ऑयल यूज करते हैं वो लोग एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं। फेंक क्या देते हैं, वो नीचे वाले जो दुकानदार होते हैं उन्हें बेच देते हैं, क्योंकि वो सस्ता बिकता है। अब देखो तेल की खासियत होती है कि इसको जितना बार रीहीट करोगे, एक बार आपने उसे हीट करा ऑयल को, जो भी हम लोग कुकिंग ऑयल की बात करें तो एक बार हमने उसे हीट करा तो वो ठीक है, बट अगर आपने उसको ठंडा करके फिर दोबारा रीहीट करा, तो उसमें आपका जो इम्पैक्ट है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ऑयल की, और उससे आपका उसमें एक कह सकते हो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वो और अनहेल्दी हो जाता है। और जितनी बार उसे रीहीट करोगे उतना ही ज्यादा वो ऑयल क्या होता है, अनहेल्दी होने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो दुकानदार होते हैं, आप देखोगे जो समोसे वगैरह बना रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, घर वाले हमें इसीलिए कहते हैं कि उन दुकानों पे मत खाओ, क्योंकि उनका जो ऑयल है वो बार बार रीहीट हो रहा है, बट अपने को क्या मजा आ रही है तो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो वो रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, जैसे 5 स्टार होटल से वो क्या कर रहे हैं, जो एक बार उन्होंने ऑयल यूज करा, अब वो तो अपने देखो कस्टमर्स की हेल्थ का ध्यान देंगे, क्योंकि उनका कस्टमर करोड़ों में उन्हें खिला रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑयल उनके लिए एक बार यूज करके बेकार है, तो वो सस्ते दाम में छोटे दुकानदार को बेच देते हैं। अब छोटे दुकानदार हम जैसों को खिलाते हैं, ठीक है, उससे हमारा घाटा हो रहा है।
तो सरकार ने ये कहा 5 स्टार होटल से कि आप एक काम करो, जो आपने कुकिंग ऑयल एक बार यूज कर लिया है वो हमें दे दो, हम उसको क्या करेंगे, बायोफ्यूल बना देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, लोगों की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, हेल्थ भी इंप्रूव होगी, प्लस जो सरकार का बायोफ्यूल बनाने का टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक काम में दो काम। तो रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल, ये इनिशिएटिव किसका था, फसाई का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी खाने पीने के आइटम है उनको यही ऑथोराइज करते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट अगर आप खोलते हो तो फसाई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक बायोफ्यूल के बारे में कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। कैंसर तो कुछ भी अगर मतलब आपके साथ गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो कैंसर ही बन जाएगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लो कि मुझे खांसी है, तो वो कह देगा आपको कैंसर है, ठीक है। तो कैंसर तो बन ही जाता है, कुछ ना कुछ करके कैंसर तो अपनी जुगाड़ बना ही लेता है। अभी से समोसा नहीं खाएगा, मतलब आज तो नहीं खाएगा समोसा, कल तर फिर खाएगा। नहीं, खाओ, आराम से खाओ। देखो ये सब चीजें किसको असर करती है, आपकी बॉडी को असर करती है ना। अब बॉडी क्या है, बॉडी तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जानी है। बॉडी तो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जानी, तो इसको बचा के क्या करना, अपनी आत्मा बचाओ आप। आत्मा आपके मरने के बाद भी रहेगी, ठीक है। अरे सब खाओ, पकोड़ा खाओ, चाय खाओ, सब खाओ। गिने चुने कितने सालों की जिंदगी बची है, 70-80 सालों की इंसान की जिंदगी होती है, उसमें भी वो डाइटिंग कर ले, क्या मतलब है उसका, ठीक है। और एक दिन जाना तो कॉफिन में ही है सबको। अब आप हेल्दी हो अनहेल्दी हो, जाना सबको कॉफिन में ही है। क्या इलीगल है, नहीं इलीगल नहीं है, मतलब पेनल्टी तो हाँ लेकिन लग जाती है। ये सब स्कीम, हाँ जी याद कर लीजिए, बेटर है। ये जितनी भी इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट स्कीम, ये लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, एग्जाम में पूछते रहते हैं इनसे सवाल। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी, प्लीज गिव मी थम्स अप अगर यहाँ तक क्लियर है। अरे मेरी बात को इतना दिल पे मत ले लेना, हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे किसने कहा भी, हाँ मोदी यांग ने कहा, जान है तो जहान है भैया, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। नहीं सब जानते हैं, जो आपके स्ट्रीट फूड वाले अंकल हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वो भी तो मजबूर हैं। अब वो सोचो बार बार ऑयल चेंज करेंगे तो उनके लिए वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा उन्हें, तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो जो समोसा वो 10 का बेचते हैं फिर वो 20 का कर देंगे, फिर आप ही उनको बुरा भला कह के आओगे कि कितनी महंगाई बढ़ा रखी है, दिस दैट। अगर वो आपके लिए हेल्दी करना चाहेंगे तो वो महंगा करेंगे, महंगा करेंगे तो आप ही नहीं खाओगे, ठीक है। यूडीसी एलडीसी का मैथ्स एक ही होगा बिल्कुल, जो एपीएसएसबी एग्जाम से उनमें सब सारा सिलेबस लगभग एक ही है, ठीक है। चलिए जी, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। तो मेरे को एक बात, तीन बेनिफिट्स बता दो। ये तीन फायदे क्या हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तीन फायदे क्या हैं, कोई भी तीन फायदे बता दो। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इसके कोई भी तीन फायदे बता दो। अब देखो, अब आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करो, ठीक है, चीजों को सोचना स्टार्ट करो। कोई भी तीन फायदे आप लोग अपने हिसाब से मेरे को बता दो। जल्दी से सोच के बताइए।
मैं फायदे पूछ रहा हूँ, ये नेशनल पॉलिसी हो। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल। हाँ, यही सब फायदे हैं। एक तो सीधा से कह सकते हो इंपोर्ट रिड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तो करेगा, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन वगैरह होगा तो उसके लिए भी लोग चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो तीन फायदे सर हमें मिल गए। इन्वायरमेंट के लिए भी क्या रहेगा सर, ये बेनिफिशियल रहेगा। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इन्वोकिंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ वन ऑफ द लाइफ कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, ठीक है। तो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो लोग इन्वॉल्व थे वो अभी भी जेल में बंद है, तो उनको जेल से रिहा कर दिया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल से रिहा कर दिया है। तो कौन सा आर्टिकल, कौन सी पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज करा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 समझ रहे हैं, कौन सी पावर सुप्रीम कोर्ट ने यूज करके उनको रिलीज करा, बताइए सर। आर्टिकल 142 या आर्टिकल 161? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल यूज करा है? 161 भी लग रहा है सर। चलो करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 142। देखो पहले मैं बात कर लेता हूं आर्टिकल 142 है क्या। आर्टिकल 142 सिंपल सी एक बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस, ये वर्ड ध्यान रखना, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ करना पड़े सुप्रीम कोर्ट वो करेगा, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ करना पड़े सुप्रीम कोर्ट वो करेगा। तो जो कुछ, अब कोई लिमिट तो नहीं है ना, तो इसीलिए कहते हैं ये अनलिमिटेड पावर दे देता है जुडिशरी को। तो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर है, जो जुडिशरी को ठीक लगे जुडिशरी कर सकती है। जैसे एक बार जुडिशरी का काम क्या है, फैसला देना, लेकिन एक बार जुडिशरी ने क्या करा आपका, जैसे कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे हाईवेज के अराउंड शराब की दुकान लगाना, ये जुडिशरी ने बैन करा। या फिर आप कह लो पीआईएल का सिस्टम, ये जुडिशरी लेके आई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जुडिशरी लेके आई। तो ये सारी जो इवोल्यूशंस है ये कौन लेके आ रहा है, जुडिशरी लेके आ रही है। और ये सब क्यों कर पा रहे हैं वो, क्यों, उनके पास है आर्टिकल 142, कि अगर उन्हें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई स्टेप एक्स्ट्रा उठाना पड़ता है, भले वो एग्जीक्यूटिव स्टेप हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर आर्टिकल 142। तो कंप्लीट जस्टिस कर सकती है कोर्ट एंड यूजिंग आर्टिकल 142। एग्जीक्यूटिव के डिसीजन में मतलब ऑब्वियसली इंटरफेयर कर सकती है जुडिशरी। अब यहाँ पे मामला क्या है, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142, उसको यूज करके जो राजीव गांधी असैसिनेशन के कन्विक्ट थे एजी पेरियारी वलन, ठीक है, एजी पेरियारी वलन, उनको क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। अब ऐसा क्यों करा, तो ऐसा इसलिए करा कि देखो आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को पावर है कि वो पार्डन ग्रांट करे, रिप्रीव, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सेस। यानी जो कोई भी कन्विक्ट है उसकी सजा माफ करवाना, उसको माफ करना, या उसकी सजा कम करवाना, ठीक है, या उसकी सजा का जो फॉर्म है वो चेंज करवाना, तो ये सारी पावर किसके पास है सर, ये सारी पावर आपका गवर्नर के पास है अंडर आर्टिकल 161। गवर्नर ये सारी पावर यूज कर सकता है अंडर आर्टिकल 161। लेकिन अभी सीन क्या हुआ था, अभी सीन ये हुआ था कि तो तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने
2018 में एडवाइज किया था गवर्नर को कि आप क्या करो, रिलीज कर दो कन्विक्ट को। देखो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गवर्नर के पास पावर है कि वो जिसकी भी सजा चाहे कम कर सकता है, ठीक है, गवर्नर के पास पावर है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 161 के तहत। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि गवर्नर ये यूज तो कर सकता है बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले तो स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी उनको चाहिए है, ठीक है। अगर उन्हें किसी की सजा कम करनी है, आर्टिकल 161 अगर गवर्नर को यूज करना है तो वो कब कर सकता है? ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, ये लोगों को कम पता होता है, उन्हें लगता है गवर्नर अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन जो एड एंड एडवाइस है वो भी क्या होती है? बाइंडिंग होती है, ठीक है, बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी को माफ करने के लिए बोला है तो गवर्नर को करना पड़ेगा। अगर जैसे कोई कन्विक्ट है, वो पहले गवर्नर के पास अपना चिट्ठी लेके जाएगा कि मर्सी पिटीशन लेके जाएगा कि हमें माफ कर दो, तो वो मर्सी पिटीशन आपकी होम मिनिस्ट्री के पास जाएगी। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। अगर आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन लेके जाओगे, वो होम मिनिस्ट्री भेजेंगे। अब होम मिनिस्ट्री से जब अप्रूवल आ जाता है उसके बाद वो उसे पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा पार्डन दे दो, बट गवर्नर साहब ने नहीं दिया, ठीक है। द गवर्नर्स रिलक्टेंस टू टेक अ कॉल ऑन द पार्डन प्ली हैज कंपेल्ड द कोर्ट, क्योंकि अब वो पार्डन प्ली को उन्होंने मंजूरी नहीं दी, इस वजह से कोर्ट को मजबूरन अपनी पावर अंडर आर्टिकल 142 यूज करनी पड़ी, और उनको जो जिनको कन्विक्ट थे उनको कोर्ट ने क्या करा? रिलीज कर दिया, ठीक है। कौन सा आर्टिकल यूज करके? आर्टिकल 142। अब देखो ये स्टेट का अफेयर था कि स्टेट की बात है, गवर्नर नहीं मान रहे, लेकिन इसमें कौन इंटरफेयर करा? जुडिशरी इंटरफेयर करी। तो जुडिशरी कब इंटरफेयर करेगी? जब वो आर्टिकल 142 यूज करेगी। सेंटर ने इसमें अब जो गवर्नर साहब के साइड से कौन लड़ेगा? सेंटर लड़ेगा, क्योंकि गवर्नर किसकी बात मानते हैं? सेंटर की। तो सेंटर ने अपने साइड से कहा कि देखो भाई जुडिशरी से कि अगर सेक्शन 302 के तहत किसी को सजा मिलती है तो उसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जुडिशरी का ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन 302 के भी तहत सजा मिलेगी तो गवर्नर पार्डन दे सकता है, ठीक है। ये जुडिशरी ने क्लियरिटी दी सेंटर को, और साथ ही साथ अपना आर्टिकल 142 यूज करा। तो कुल मिला के इसमें हमें दो आर्टिकल के बारे में जानने को मिलता है, एंड दीज आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 142 क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस, कैन डू कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 कौन सा है सर? आर्टिकल 161 कौन सा है? पावर टू ग्रांट पार्डन बाय गवर्नर, गवर्नर जो पार्डन ग्रांट करते हैं। आपका इसको एक और एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 142 जो यूज हुआ था कंप्लीट जस्टिस के लिए, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट जो आई थी, ठीक है। तो वो अयोध्या वर्डिक्ट बेसिकली था क्या? लॉ की नजर से देखोगे तो वो एक लैंड केस था, जमीन का केस था। दो पार्टीज के बीच में विवाद है, एक्स और वाई, तो एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, यस और नो? एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन यहां पर कोर्ट ने एक पार्टी के फेवर में डिसीजन दिया, एक पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। लेकिन एडिशनली आप याद करो, कोर्ट ने बोला था कि जो मस्जिद है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से जगह प्रोवाइड करे, 5 एकड़, 5 एकड़ की जगह स्टेट गवर्नमेंट अलग से प्रोवाइड करे अयोध्या में, जहां पर बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाई जा सके, ठीक है। तो कोर्ट ने कोशिश करी कंप्लीट जस्टिस की, मतलब दूसरी पार्टी को भी ऐसा ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए कोर्ट ने क्या करा? उस चीज को मेंटेन करने के लिए कोर्ट ने ये एडिशनल डिसीजन दिया। अब वैसे तो मामला बस ये लूज और विन का था, लेकिन ये एडिशनल जजमेंट कोर्ट क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उनके पास क्या है? आर्टिकल 142 है टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर और नॉट? प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 यूज करेगा पार्डन ग्रांट करने के लिए, गवर्नर आर्टिकल 161, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी, जल्दी से लाइक ठोकिए अगर क्लियर है तो।
हाँ जी सर, कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? एनी डाउट, किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। ऑल राइट सर, देन मूविंग फॉरवर्ड अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। रिसेंटली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड विच अदर स्कीम कंप्लीटेड 7 years ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी नेट। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये सब सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इन्हीं का एक और भाई है, एक और स्कीम है जिसको 7 साल पूरे हो गए। तो वो कौन सी स्कीम है? इन दो के अलावा एक और स्कीम है जिसको क्या हो गए सर, 7 साल पूरे हो गए इंप्लीमेंट हुए। व्हाट इज रीजन बिहाइंड द पार्डन ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन? राजीव गांधी असैसिनेशन बेसिकली डील करता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की बात है। श्रीलंका में एक्चुअली आपका सिविल वॉर छिड़ा हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे। सिविल वॉर में आपका एक तमिल साइड थी, ठीक है। वहां पे क्या है, जैसे तमिल माइनॉरिटी में तो तमिल पे एट्रोसिटीज होती है, ठीक है। वहां पे एक कम्युनिटी है सिन्हाला, एक कम्युनिटी है तमिल श्रीलंका में। तो वहां पे तमिल के साथ काफी बुरा मतलब एट्रोसिटीज हो रही थी, तो इस वजह से तमिलियंस ने आवाज उठाई। अब तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो सरकार तो एक्ट करेगी ताकि यहाँ के तमिलनाडु गुस्सा ना करें, और यहाँ के जो तमिलियंस थे इंडिया के, वो सरकार से कह भी रहे थे कि आप भी कुछ करो कि तमिल्स के साथ इतना बुरा हो रहा है श्रीलंका में। तो उधर इधर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई थी, एलटीटीई। एलटीटीई एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई थी जो तमिलियंस की थी। तो वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रही थी, तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन छिड़ी हुई थी। तो यहाँ पर राजीव गांधी ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दी थी पीस मेंटेन करने के लिए। इसमें उन्होंने एलटीटीई को भी नुकसान पहुंचाया था। तो इस वजह से तमिलियंस काफी गुस्सा हो गए थे राजीव गांधी से, तो इसीलिए असैसिनेट कर दिया था कुछ लोगों ने, जो एलटीटीई से जुड़े लोग थे उन्होंने। इससे रिलेटेड एक मूवी है, वो भी आप देख सकते हो, मद्रास कैफे, बहुत अच्छी मूवी है जॉन अब्राहम की, उसको आप लोग देख सकते हैं फ्री टाइम में, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आती, कई कई अगर आपको बिल्कुल जानकारी है तो एक बार में समझ में नहीं आएगी, कम से कम 2 बार देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है। तो वो पूरी असैसिनेशन की उनकी कहानी है, कैसे सब प्लान हुआ, क्यों हुआ, दिस दैट सब कुछ। राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब उनका असैसिनेशन हुआ, इसीलिए उनके पास उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर वाली सिक्योरिटी है वो भी नहीं थी। राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद ही हमें लगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी हैवी सिक्योरिटी देना चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो 3 स्कीम हो गई सर आपका। तो अटल पेंशन योजना बेसिकली स्कीम किससे रिलेटेड है? ये पेंशन प्रोवाइड करता, अगर आसान शब्दों में बात करूं तो ये पेंशन देता है टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी तक आप क्या सुनते हो, पेंशन किसको मिलती है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उन सबको पेंशन मिलती है। बट एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, उसको पेंशन देने के लिए कौन काम करता है सर? तो उसके लिए है अपना अटल पेंशन योजना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई हुई स्कीम है अटल पेंशन योजना, टू क्रिएट अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस, स्पेशली द पुअर, द अंडर प्रिविलेज एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इतना याद रख लेना, पेंशन टू अनऑर्गेनाइज कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है, मेंटेन कौन करता है? एक पूरा सिस्टम है सरकार का, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। उसके थ्रू जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको एडमिनिस्टर करता है। तो अगर आपका बस कोई सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, तो 18 to 40 ईयर्स एज के लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनको मंथली एनुअली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में। उसके बाद जब वो रिटायर होंगे 60 ईयर्स पे, तो सरकार उनको मंथली 1000, 2000, 3000 कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती रहेगी पेंशन, ठीक है। अब 1000 करेगी, 2000, 3000, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपकी एज कितनी है। अगर 18 ईयर्स की एज से ही आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। अब पता चला आप 30 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहे हो तो अमाउंट थोड़ा सा
कम हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से 40 ईयर्स के एज के लोगों के लिए ये स्कीम है। इसी तरह से अटल पेंशन योजना के साथ साथ जो और दो स्कीम है उसमें से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। तो 18 से 70 ईयर्स के एज ग्रुप के लोग इसको करवा सकते हैं अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाए, किसी की भी डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, या वो पर्सन डिसेबल हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको 2 लाख का जो एक्सीडेंटल कवर है वो सरकार प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये इसलिए है कि मान लो जैसे 18 टू 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लोग हैं, अगर उनमें से जैसे मान लो कई बार क्या होता है घर में एक ही पर्सन है जो अर्न करता है, बाकी सब क्या है उसको खाते हैं। तो अगर एक ही पर्सन अर्न करता है तो उसकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी फैमिली पॉवर्टी लाइन में हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को इंश्योर करा सकता है कि अगर उसकी डेथ हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, जरूरी नहीं है उसकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको सरकार तुरंत के तुरंत कितना प्रोवाइड करेगी, 2 लाख रुपया प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, बहुत ही मिनिमम प्रीमियम होता है, मतलब 330 रुपए सालाना इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको वो सरकार डेथ पे क्या प्रोवाइड करेगी, 2 लाख रुपया प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। ये सब अरुणाचल में मिनिस्टर का पॉकेट में जाता। ये तो देखो फिर पॉकेट वाली बात तो सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए हर जगह के लिए वैलिड है, ये सब चीजें तो होती है, ठीक है। अब देखो अटल पेंशन योजना से रिलेटेड एक सवाल आया था 2016 में, यूपीएससी में सवाल आया था। सवाल मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा लाओ एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। Regarding Atal Pension Yojana, which of the following statements are correct? It is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers. Only one member of a family can join the scheme. Same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death. क्या होना चाहिए सर इसका आंसर। हाँ जी, यूपीएससी का सवाल है सर, मेरे से कैसे होगा, बिल्कुल होगा, अटेम्प्ट करो। इसमें एक एडिशनल स्टेटमेंट भी है। देखो इसमें अगर आप जैसे स्टेटमेंट 2 पढ़ो, कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे ही देख के ही लग जाते हैं तो बकवास है। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस से लगाओ, लगता है सरकार इस तरह का कोई ऑप्शन रखेगी कि सिर्फ एक घर से एक ही पर्सन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, मतलब लॉजिक से देखोगे तो ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है। तो इसको मान के अगर आप 2 हटा दोगे तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ए या सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए या सी करेक्ट आंसर, इसका मतलब ए तो सर जो फर्स्ट वाला है वो तो डेफिनेटली करेक्ट है, और वो तो पता भी चल रहा है कि पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बिल्कुल सारा खेल डिसाइड होगा थर्ड ऑप्शन से। वो कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। जैसे मान लो कोई हस्बैंड है, उसने ये पेंशन स्कीम लगा रखी थी, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद वो पैसा किसको मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा। और ये फैक्ट है कि जितना उस हस्बैंड को मिलता था उतना ही उसकी वाइफ को मिलेगा, ठीक है। या वाइफ को मिल रहा था तो वाइफ की डेथ के बाद उतना ही किसको मिलेगा, उस हस्बैंड को मिलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। 2 तो नहीं हो सकता सर, 2 तो बिल्कुल मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑलराइट सर। अटल पेंशन योजना में ऐसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं दे रही है ना सरकार, तो उसमें भी अगर हाफ कर देगी तो कितना ही बचेगा।
इसलिए हाफ नहीं कर रहे हैं, वो पूरा ही उतना ही दे रहे हैं स्पाउस को भी। हाँ, यूपीएससी सवाल ठीक हो गया, चलो। हाँ, तो यूपीएससी में भी ऐसा नहीं कि सब टफ ही क्वेश्चन आते हैं। Assam Rifles has signed a tripartite MOU to establish Late Captain and Kangaroos MVC Center of Excellence एंड वेलनेस, ठीक है। लेट कैप्टन एंड कैंगरूज के नाम पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस क्रिएट हो रहा है, और वो आसाम राइफल्स क्रिएट कर रही है। एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन भी किया है। तो वो किस किस स्टेट में कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का सवाल है। अगर मैरिड नहीं हो तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। स्पाउस ही नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसका आंसर बताइए, नागालैंड की क्या। नागालैंड की मिजोरम, बताइए सर। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड, ठीक है। ये कहाँ पर बन रहा है, नागालैंड में बन रहा है। तो आसाम राइफल्स, एक्सिस बैंक और एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नीडो, ये सब मिलके एक सेंटर बनाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेलनेस सेंटर कोहिमा में, जहाँ पे 30 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, नागालैंड के, और उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तैयारी कर सके, ठीक है। उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा सर, फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो सेंटर है किसके नाम पे रखा गया, कैप्टन एंड कैंगरूज एमवीसी। तो इनके बारे में, कैप्टन साहब के बारे में पढ़ते हैं। तो 15 जुलाई 1974 से लेकर 28 जून 1999, ठीक है, 1999 में he sacrificed his life in the Kargil war in 1999, ठीक है, कारगिल वॉर 1999 में he sacrificed his life। तो दो राजपुताना राइफल्स की वो ऑफिसर थे, अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है, महावीर चक्र पॉस्टमसली, ऑब्वियसली बात है, जब उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस की कारगिल वार में, उसके बाद उन्हें महावीर चक्र प्रोवाइड किया गया, ठीक है, फॉर हिज एग्जाम्पली वैलर इन कॉम्बैट। तो ये आपके कैप्टन साहब हैं, उन्हीं के नाम पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चला जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम अपने आर्मी ऑफिसर्स को, हमारे जो सोल्जर्स हैं, लोकल एरिया के, लोकल रीजन में जो भी हम काम करें, उनके नाम से कुछ ओपन करें, ठीक है, उनके नाम से कुछ नया एक नेक काम स्टार्ट करें। इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो उससे उनको भी अच्छा लगता है। ग्रुप वायरस इन्फेक्ट हो गया, तो चेक करो मीजिंग जी, मतलब आपका ये कोरोना ऑनलाइन भी काम कर रहा है क्या। ओ, मेजर जी की शादी हो गई, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। द फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन इज अ को प्रोडक्शन मूवी ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री। इंडिया और किस कंट्री के साथ मिलके मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन बन रही है, कॉमन सेंस से बता सकते हो ये क्वेश्चन, बताइए सर। फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड तो मुझे याद नहीं है, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बताइए सर। आसान सवाल है, इसका आंसर जरूर देंगे आप लोग।
नहीं नहीं, वो पूछ रहे हैं पहला गैलेंट्री अवार्ड किसे मिला था। हाईएस्ट नहीं पूछा है ना उन्होंने, हाईएस्ट तो आपका परमवीर है। हम्म। बिल्कुल, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ मिलके बन रही है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। चलो जी। शेख मुजीबुर रहमान जिनके नाम पे ये मूवी बन रही थे कौन? शेख मुजीबुर रहमान इज द फादर ऑफ बांग्लादेश। बंगा बंधु कहते हैं उन्हें, बंगा बंधु। तो बांग्लादेश बनाने वाले वही हैं। तो जो बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर में फाइट कर रहे थे, जिनके लिए फाइट किया गया था, वही आपके बंगा बंधु हैं। पहले क्या था सर, इधर पाकिस्तान था, इधर भी पाकिस्तान था। ये ईस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी हाँ, क्या कह रहा हूँ, ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो इनके बीच में भले ही ये एक मुस्लिम कंट्री बने थे, बट रीजनल डिवीजन था, लिंग्विस्टिक डिवीजन था। जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहां पर आपका जो सिंध थे, पंजाबी थे, वो डोमिनेट करते थे गवर्नेंस में। और यहाँ पे जो बंगाली थे, इनको ये लोग बहुत ही मतलब लो निगाह से देखते थे, डेरोगेटरी निगाह से देखते थे, उनको अपने बराबर का नहीं समझते थे। भले ही उन्हीं के रिलीजन के लोग थे, बट फिर भी कहते थे आप हमारा लैंग्वेज नहीं बोलते हो, आप हमारी एथनिसिटी के नहीं हो, तो हम आपको बराबर स्टेटस नहीं देंगे। तो यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मिलता था। तो इसी वजह से जो आपके यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है, जहाँ पर बंगाली पॉपुलेशन थी, वहां पर जबरदस्ती उर्दू को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती थी, जबकि उनकी लैंग्वेज है बंगाली। तो यहाँ से एक बड़े लीडर का जन्म होता है जो राइज करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी जो है शेख हसीना, जो अभी वहाँ की आपका प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो इन्हीं की बेटी है, मुजीबुर रहमान की, ठीक है। तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, और फाइनली 1971 वॉर के बाद बांग्लादेश लिबरेट करवाया इंडिया की हेल्प से, ठीक है। फिर वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, सॉन इन एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इनके बारे में पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन व्हिच विटनेस्ड द बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स फॉर द 500 टाइम? कौन सा मिशन है जिसका काम ही यही है कि जब भी ब्लैक होल नया ब्लैक होल जनरेट हो तो हमें इन्फॉर्म करे? किसके असैसिनेटर की बात कर रहे हैं आप, राजीव गांधी के? हाँ, अभी भी जिंदा है। देखो, लॉ के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा अजीब सी चीज है, बट लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ भी फॉलो हुआ, प्रॉपर उन्हें सजा मिली, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, इसलिए वो जेल में है। बट इसी के साथ साथ, जैसे आपका मैं कसाब का केस बताऊं, कसाब याद है, जो 26/11 मुंबई अटैक, लॉ कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉलो करना। तो 26/11 मुंबई अटैक में जो एक टेररिस्ट था कसाब, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो उस पे सारे चार्जेस जो उसने फायरिंग की, वो सब चार्जेस लगे लगे, ठीक है, चार्जशीट में। एक चार्ज उस पे ये भी लगा था कि उसने बिना प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदे रेलवे स्टेशन में वो एंटर करा था, ठीक है। जब चार्जशीट बनी थी कि उसने क्या क्या क्राइम्स किए हैं, तो एक क्राइम उसमें ये भी था कि इसने बिना बिना प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदे रेलवे स्टेशन में एंटर किया। तो यही तो होता है लॉ फॉलो होना। तो बताइए सर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन? एस्ट्रोसेट। हाँ जी, एस्ट्रोसेट मिशन का नाम है। 2015 से चल रहा है, जिसका काम क्या है कि जब भी कोई नया ब्लैक होल ओरिजिनेट हो तो उसको डिटेक्ट करना। तो अभी इसने 500 ब्लैक होल डिटेक्ट किया, जब से ये 2015 से काम कर रहा है, मतलब 7 सालों में 500 ब्लैक होल ये देख चुका है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा होल, ब्लैक सा, जहां पर इतना ग्रेविटेशन पुल हाई हो कि अगर उसमें लाइट यहाँ से एंटर करे तो यहाँ से कभी वापस नहीं निकलेगी, यहीं के यहीं वो फिनिश। तो लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती है, एज इतना हैवी इसका ग्रेविटेशन पुल है। बनता कैसे? जब कोई हैवी मासिव स्टार, हैवी कोई मैसिव स्टार जब क्या करता है, डिके करता है, जब डिक्लाइन करता है, तब जाके इसका जन्म होता है, ठीक है। जब कोई भी मैसिव स्टार डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके डिस्ट्रॉय होने से क्या बनता है सर, वहां पर एक ब्लैक होल बनता है।
ये तो दो मर्जी, ये सब लॉ पे डिसाइड करता है, कोर्ट ने क्या फैसला लिया तो कोर्ट ही जाने। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट हम उठा सकते हैं कि इंडियन जुडिशरी इज वेरी स्लो। ठीक है, इंडियन जुडिशरी इज वेरी स्लो, क्योंकि एक कहावत भी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो उस पर भी काम चल रहा है, काफी पॉलिसीज बनाती रहती है जुडिशरी धीरे धीरे। हमारी कोशिश है कि जो केसेस हैं उनको थोड़ा सा फास्ट अप किया जाए, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आप जानते हो, तो उस वजह से डिले तो हो ही जाता है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव डेवलप्ड बाय द वेस्ट सेंट्रल रेलवे? वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव बनाया। जैसे अभी तक जो लोकोमोटिव मतलब जो इंजन है, ट्रेन के जो इंजन है, अभी तक जो इंजन थे वो पहले कैसे चलते थे, कोल वाले इंजन थे, कोल से चलते थे। फिर डीजल वाले इंजन आए, फिर कौन से इंजन आए सर, इलेक्ट्रिक इंजन आए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। ठीक है, फिर अब बैटरी पावर्ड इंजन भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब जाके बैटरी पावर्ड इंजन भी बनना स्टार्ट हो गए, ये बड़ी बात है। तो अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक इंजन देख रहे थे, अब हम कैसे इंजन देखेंगे, बैटरी ऑपरेटेड इंजन। तो एक जो इंजन बना है वो बैटरी से भी चल जाता है और आपका बिजली से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाता है। तो उस लोकोमोटिव का नाम पूछ रहा है। हाँ अभी तो देखो सारा लॉ का खेल है, अभी इसलिए रिलीज करा क्यों, क्योंकि उसे गवर्नर से पार्डन मिल गई। उसने अप्लाई किया, गवर्नर ने पार्डन दे दी। करेक्ट आंसर इज नवदूत। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज नवदूत। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे डेवलप्ड अ बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव नेम्ड नवदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। Recently, NHRC directed the center and which state government to confer citizenship to eligible चकमा and हजोंग communities? हाँ जी सर, इसका आंसर बताइए। Recently, the NHRC directed the center and which state government to confer citizenship to eligible Chakma and Hajong communities? बताइए सर। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सेंटर को आदेश दिया है और इस अरुणाचल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि जो चकमा और हजोंग कम्युनिटीज के लोग हैं जो आपके यहाँ रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं, उनको आप क्या प्रोवाइड करो, सिटीजनशिप प्रोवाइड करो। सिटीजनशिप तो खैर आपको कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है। तो ये चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी का मसला क्या है, देखो इनका मसला ये है कि पहले जो ईस्ट पाकिस्तान वाला इलाका था, मतलब जो अब बांग्लादेश बन गया है, वहां पर चित्तगोंग हिल्स हैं। ठीक है, वहां पर दो कम्युनिटीज रहती थी, चकमा एंड हजोंग। लेकिन वहां पर एक बार वहां का जो लैंड था सबमर्ज हो गया। कप्ताई डैम था, वो क्या, कप्ताई डैम की वजह से, कप्ताई डैम के पानी के फ्लो की वजह से वहां जहां ये लोग लोग रहते थे, उनका पूरा जो लैंड है उस डैम में सबमर्ज हो गया। तो उस वजह से उन्हें अपने घर छोड़ के वहां से भागना पड़ा। तो जब वो अपना घर छोड़ के वहां से भागे, प्लस साथ ही साथ वो माइनॉरिटी से वहां बांग्लादेश में, चकमास जो कि बुद्धिस्ट थे, हजोंग्स जो कि हिंदू थे, वहां पर उन्होंने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी फेस किया। फिर वो भाग के कहाँ आए, इंडिया माइग्रेट करके आए। ठीक है, उनमें से मेजोरिटी कहाँ सेटल हो गए, अरुणाचल में सेटल हो गए 2015 में। ठीक है, 2015 इवन 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा था कि जो चकमा और हजूम कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप रेफ्यूजीज मानो और उनको क्या प्रोवाइड करो, सिटीजनशिप प्रोवाइड करो। ठीक है, बट उसमें भी काफी ऑब्वियसली बात है, अरुणाचल के जो लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है वो, उनको ये बात नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कोई भी बाहर की कम्युनिटी आके रेफ्यूजी स्टेटस लेके सिटीजनशिप गेन कर लेगी हमारे यहाँ।
बट सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस फेवर में डिसीजन दिया है कि इन दो कम्युनिटीज के मेंबर्स को क्या दो, आप सिटीजनशिप दो। तो 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस मामले में, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला था, बट हाँ कहा था कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। फिर उसके बाद 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ऑर्डर दिया सेंटर को कि आप उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करो। अब देखो ऑर्डर क्यों दे पा रही, आर्टिकल 142 टू डू द कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, आर्टिकल 142 टू डू द कंप्लीट जस्टिस। तो 2015 में ऑर्डर दिया। अब वो ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, तो जो चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी के लीडर्स है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है चकमा एंड हजोंग एल्डर्स फोरम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कंप्लेन दायर की कहां पर, एनएचआरसी के पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सेंट्रल और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। उसी को कहते हुए डायरेक्शन दिया है, आदेश दिया सेंट्रल और अरुणाचल गवर्नमेंट को कि उन्हें सिटीजनशिप दी जाए। और सबसे मजेदार बात यह कि उनके जो बच्चे हैं, जो कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं, उनको तो सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन जो और रेफ्यूजी खुद बन के आए थे 1960s में, उनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा है। हाँ, वो लोग आपका बांग्लादेश से ही आए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो ये आज यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को यूडीसी के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, जीके इंग्लिश मैथ्स कंप्लीट आपको कवर कराई जा रही है, अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप एट 8076535685। ठीक है सर, अगर क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ नया सीख के जा रहे हैं, तो लेक्चर को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर करिए। ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।